तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एस एस 710 को लेकर। ये टॉपिक उतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोग इसको समझते हैं। ये बहुत आसान है, आप इसको थोड़ली समझें। मैं इस टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कैसे ऑडिट में आपको पता ही है कि उसको रिटेन करना पड़ता है, उसको एज इट इज़ लिखना पड़ता है। तो मैं उसका भी आपको प्रोसेस आसान कर दूंगा, आप रिटेन कर पाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म होते होते तक आप पाएंगे कि इस स्टैंडर्ड्स में आपका फुल कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मीनिंग पार्ट पे आता हूँ कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो हमारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होता है उसमें हमको प्रीवियस ईयर का डेटा डालना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स जो होते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको प्रीवियस ईयर का डाटा फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन हमको डालना पड़ता है। ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है करके इंडिया में। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फर्दर दो पार्ट्स में बाइफरकेट है, एक करस्पॉन्डिंग फिगर और एक कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम एक एक करके दोनों पे चर्चा करेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे करके। ठीक है, इंडिया में ये करस्पॉन्डिंग फिगर फॉलो होता है। ठीक है, आप कभी भी किसी क्वेश्चन में देखे होंगे या फिर किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखे होंगे, जब भी 2 ईयर का डाटा दिया होता है, ठीक है, तो उसका जो टाइटल होता है ना वो करेंट ईयर का होता है। कभी आप नहीं देखे होंगे 2021 का, ये प्रीवियस ईयर का है, 2021 करेंट ईयर है 21-22, तो इसका टाइटल लिखा होगा 2021 या फिर दोनों लिखा होगा, ऐसा नहीं। करेंट ईयर का डेटा होता है, ये प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। यही जो फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन लगाया जाता है ना, हम इसी को करस्पॉन्डिंग फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे कि भैया इसका टाइटल नहीं है, इसका क्या मतलब है? टाइटल नहीं होने का मतलब है ना, इसकी कोई स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अपनी स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, इसको अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। तो फिर कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हम कहें कि स्टॉक है एज द ईयर 21-22 4.5 लाख, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक है 2021 का 4 लाख। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अपना स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, इसको अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। इसको जब भी पढ़ा जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ, इसके रिलेशन में पढ़ा जाएगा। ठीक है, करंट ईयर के रिलेशन में। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा तो मैं बताता हूँ। इन कंपेरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 21-22, स्टॉक ऑफ 2021 इज 4 लाख। मैं फिर से बोलूँगा, इन कंपेरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 21-22, स्टॉक ऑफ 2021 इज 4 लाख। ठीक है, इस जब भी पढ़ा जाएगा इसको इसके रिलेशन में पढ़ा जाएगा। अब बताए कि अगर कोई गलती निकल आती है इसमें, ठीक है, प्रीवियस ईयर के डेटा में कुछ गलती निकल आती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 2021 का बैलेंस शीट गलत है? जवाब है ना। ना, क्यों? क्योंकि इसका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है ना, ये कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम क्या कहेंगे ना कि ये होल बैलेंस शीट गलत है। ठीक है, ये होल बैलेंस शीट गलत है इन रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग फिगर। कैसे? करंट ईयर का बैलेंस शीट गलत है। अगर इसमें प्रायर पीरियड में कुछ गलती निकल आती है, कुछ डेटा में गलती है, तो हम ये कहेंगे करंट ईयर का पूरा बैलेंस शीट गलत है इन रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग फिगर। ठीक है, अब वर्ड्स पे ध्यान दें, इन रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग फिगर। ठीक है, अब देखिए, जब इसका कोई स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, तो ऑडिटर अपना इस पर ओपिनियन नहीं देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, अब बताइए, जब ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट में इस पर ओपिनियन नहीं देना है तो क्या इस पर कभी वो डिटेल वर्किंग करेगा? जवाब है ना, कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब इस पर ओपिनियन ही नहीं देना है उसको। लेकिन हाँ, एक केस में ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना पड़ता है इन रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग फिगर अपने ऑडिट करंट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में। वो क्या है ना कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला कंडीशन वो ऑडिट हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि उस मोडिफाइड रिपोर्ट इशू हुआ था। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो ऑडिट फिनेंशियल स्टेटमेंट वो ऑडिट हुआ था, दूसरा मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू हुआ था। तो जिस वजह से मॉडिफिकेशन हुआ था रिपोर्ट में, वो अभी भी अनरिजॉल्व है। ठीक है, मॉडिफिकेशन रिपोर्ट इशू हुआ था प्रीवियस ईयर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, वो अब रिपोर्ट अभी भी अनरिजॉल्व है, वो मॉडिफिकेशन। ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में ऑडिट रिपोर्ट में हमको करस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस देना पड़ेगा कि वो मॉडिफिकेशन अभी भी अनरिजॉल्व है। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कि डिटेल प्रोसीजर नहीं है तो क्या करेगा ऑडिटर? बस क्या करेगा ना ऑडिटर, प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस शीट है, ये इसका अपना स्टैंड एलोन वैल्यू रहा होगा प्रीवियस ईयर में, ये इसका करस्पॉन्डिंग फिगर है, तो ये जो डाटा है ना करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं, बस ये चेक कर लेगा। ठीक है, अगर कभी ऑडिटर को ये डाउट एराइज हुआ कि इसमें कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है ना, प्राइवेट आइटम में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, डाउट एराइज हुआ, तब वहाँ पे ऑडिटर फर्दर
इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि अपना कोई स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है, जब भी पढ़ा जाएगा इसके इस रिलेशन में पढ़ा जाएगा, इसकी गलती मानी जाएगी इन रिलेशन टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ये सब था। ये इंडिया में फॉलो होता है। अब हम आते हैं कंपेरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंडिया में फॉलो नहीं होता, इसका ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी दो डाटा होता है ना, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर का डेटा डाला जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन, तो इसका सेपरेट टाइटल होता है। सेपरेट टाइटल होने से मतलब हो जाता है ना, अब इसको अकेला अकेला पढ़ा जाएगा, इसका डेटा अलग पढ़ा जाएगा, इसका डेटा अलग पढ़ा जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका मेंशन, ऑडिट रिपोर्ट जब भी बनेगा ऑडिटर इसको अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा, इसको नहीं, इसको भी मेंशन करेगा, ठीक है। तो दोनों का यही था। तो अब जबकि इंडिया में हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉलो होता है, मतलब इसका रिक्वायरमेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर के रिगार्डिंग कुछ ऑडिटर के प्रोसीजर्स हैं जो ऐसे 710 में बताए गए हैं, ठीक है। तो वो हम आप पे चर्चा करते हैं। अब देखेंगे जो प्रोसीजर्स है वो रिटेन करना भी कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ प्रोसीजर्स है, ठीक है, जो 4-5 प्रोसीजर्स हैं वो ऑडिटर को फॉलो करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ठीक है, क्योंकि इंडिया में यही फॉलो होते हैं, सॉरी। तो अब आएंगे कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस वेदर द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड। मतलब है कि जो भी हमारा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को लेना पड़ता है, ठीक है। वो क्या होगा फॉर दिस ऑडिटर में परफॉर्म, उसके लिए क्या क्या ऑडिटर करेगा वो देखिए। वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है कि नहीं, मतलब क्लासिफाइड होने का मतलब कि अप्रोप्रिएटली प्रीवियस ईयर का डेटा अलग लिखा हुआ है कि नहीं और करंट ईयर का अलग लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये है। फिर आगे बताता है कि वो इवेलुएट करेगा जो भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है एग्री विद द अमाउंट प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कि इस करंट ईयर का जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है हमारा वो प्रीवियस ईयर के डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट था इससे, ये प्रीवियस का फिनेंशियल स्टेटमेंट है, इससे एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं कि नहीं, इसको एवेलुएट करेगा, ठीक है। अब आता है ना कि ऑडिटर इवेलुएट करेगा जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है कि नहीं। अब इसका क्या मतलब है, AS1 का रिक्वायरमेंट होता है कि AS1 कहता है कि कोई भी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रही है तो नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसी का बेस पे ऑडिटर का इवेलुएट करता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रही थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इस ईयर भी अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस का अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज दिया गया है कि नहीं, ठीक है। अब फिर ऑडिटर क्या करेगा ना कि एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा फ्रॉम मैनेजमेंट से, रीअफर्म करने के लिए कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने दिया था प्रीवियस फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने में वो अप्रोप्रिएटली वैलिड अभी भी है या नहीं। मतलब ये कि एक और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा ऑडिटर से, सॉरी मैनेजमेंट से, ये रीअफर्म करने के लिए कि जिस बेस पे हमने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए लिया गया था मैनेजमेंट से वो अप्रोप्रिएटली रिमेन है कि नहीं, ठीक है। वो एक बार और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इस रिगार्डिंग ले लेगा। अब क्या होता है ना कि ऑडिटर को अगर डाउट एराइज होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, सॉरी प्रायर पीरियड डेटा को रिलेटेड, और कोई डाउट है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तब वहाँ पे ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसीजर है, इसको याद करना कितना आसान है। पहले तो डिटरमाइन करेंगे कि जो भी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है कि नहीं। दूसरा है कि इवेलुएट कर लेंगे कि कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो अमाउंट एक्यूरेटली कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। तीसरा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर लेंगे। चौथा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लेंगे रीअफर्म करने के लिए कि जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो रिमेन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है। और पांचवा है कि अगर डाउट एराइज हो रहा है मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। एज सच ऑडिटर की कोई ड्यूटी नहीं है कि प्रीवियस ईयर का डेटा को लेकर वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि इसका कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट में इसका ओपिनियन नहीं देना पड़ता है। अब आइए हम इसका बात कर लेते हैं। ऑडिटर नीड नॉट टू रेफर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को रेफर नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है। वो उसी का इंटीग्रल पार्ट है, सॉरी, और इसका कोई स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि करंट ईयर का इंटीग्रल पार्ट है, इसका कोई स्टैंड एलोन वैल्यू नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का डेटा हम क्यों ओपिनियन रिपोर्ट करें, ठीक है। तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को
अपने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डाला जाता है, ठीक है। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शंस हैं। कब? जैसा कि मैंने बताया था कि प्रायर पीरियड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुआ था और उस पर मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू हुआ था, ठीक है। मॉडिफाइड रिपोर्ट इश्यू हुआ था जो कि अभी भी नॉट एट रिजॉल्व है, तब हमको अपने रिपोर्ट में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर का रेफरेंस देना होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजरल पार्ट था। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम एक एप्लीकेशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आपने ऐसे 510 पढ़ा होगा। ऐसे 510 होता है ना कि इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट को लेकर, जबकि ऑडिटर को ना ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसके रिगार्डिंग है। तो देखिए हम एक करके चर्चा कर लेते हैं, किस पे 710 अप्लाई होगा, किस पे 510 अप्लाई होगा, और किस पे दोनों नहीं होंगे, किस पे दोनों होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है न्यू कंपनी। अब जब न्यू कंपनी है तो ओपनिंग बैलेंसेस तो नहीं होंगे। न्यू कंपनी है तक और प्रीवियस ईयर का डेटा भी नहीं होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी नहीं होगा। तो ना इस पे 710 अप्लाई होंगे, सॉरी, ना इस पे 510 अप्लाई होंगे और ना इस पे 710 अप्लाई होंगे, ठीक है। अब आज ये इनिशियल ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है। ओपनिंग बैलेंस तो होंगे, ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक ही डेटा दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंसेज है तो 510 तो अप्लाई होंगे, बट ऐसे 710 अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस भी है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी है, तो इस पर दोनों अप्लाई होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं रिकरिंग ऑडिट है। रिकरिंग ऑडिट है मतलब प्रीवियस ईयर का ऑडिट भी हमने किया था और इस ईयर का भी ऑडिट हम ही कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंसेस है, रिकरिंग ऑडिट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होता है ना, तब हमको ऑडिटर को ना ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है जो कि एस 510 में कवर है। क्योंकि ये रिकरिंग ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है नहीं, इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है एज पर एस 510, ठीक है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस होंगे नहीं, तो इसलिए एस 510 अप्लाई नहीं होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होंगे। लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर है, तो ऐसे 510 ऐसे 710 अप्लाई होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर एंड एप्लीकेशन ऑफ 510 एंड 710। और होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट उसका थोड़ली, तो इसको कैसे रिटेन करना है। कोई भी क्वेश्चंस आ जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो ये 5 प्रोसीजर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा वीडियो था और होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा जितनी दफ़ा देखें आप देख सकते हैं।